हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इनकम टैक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स इनकम टैक्स बीकॉम एमकॉम जहाँ पर भी आपका सिलेबस है, बीकॉम सेमेस्टर 2, बीकॉम सेमेस्टर 6 और एमकॉम में भी इनकम टैक्स का पार्ट आ जाता है कुछ, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस इनकम टैक्स में उठाकर एग्जामिनर दे ही देता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि आयकर के लिए करदाताओं का निवास स्थान किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। पूरे डीप में हम लोग समझेंगे। तो इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में कृषि आय क्या होता है, उसके कितने प्रकार है, उसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे उस वीडियो को, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग वहां से एक भी लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि आयकर यानी कि इनकम टैक्स जो होता है, उसे जो पे करने वाले व्यक्ति होते हैं वो कहाँ कहाँ पे निवास करते हैं और किस प्रकार से टैक्स लगाया जाता है उन लोगों के ऊपर। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे डीप में समझते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे कि चैप्टर नंबर 3 में क्या है और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस तरह कहते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में को आता है निवास स्थान तथा कर दायित्व, यानी कि रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी किनका किनका होता है। यानी कि हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, किसी एक जगह से हम लोग अपनी अर्निंग नहीं करते हैं, बहुत जगह हम लोग जाके काम करते हैं, घर पे रह के ही अपना अर्निंग नहीं करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं देश विदेश में जाकर भी कमाते हैं और अपने घर चलाते हैं। तो एक करदाता अपनी आय भारत में अथवा विदेश में अथवा दोनों स्थानों पर कमा सकता है। उसकी कहाँ कमाई गई आय कर योग्य होगी या उसकी निवास स्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि वो कितने दिनों तक बाहर में काम किया है, कितने दिनों तक भारत में काम किया है, तो उसका निवास स्थिति यानी कि रेसिडेंस डिपेंड करेगा कि वो कितने दिनों तक वहाँ पे रहा विदेश में और कितने दिनों पर भारत में रहा। तो किस तरह से वो निवासी हुआ, किस तरह से अनिवासी हुआ, पूरा हम लोग जानेंगे। तो उसी के आधार पर टैक्स लगाया जाता है व्यक्तियों पे। तो आगे आता है करदाताओं का निवास स्थान। तो आगे आ जाता है फ्रेंड्स आप लोगों का कि करदाताओं का निवास स्थान जो है रेसिडेंस ऑफ एसएससी, यानी कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी करदाता का कर दायित्व जो होता है यानी कि टैक्स लायबिलिटी होता है, उसकी गत वर्ष का निवास स्थिति पे डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है। गत वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर में पिछले साल वो कहाँ कहाँ रहा, कितने दिन रहा, कितना अर्निंग किया कहाँ से, वे सभी पे उसके निवास स्थिति पे डिपेंड करता है। निवास स्थिति गत वर्ष में उसके भारत में रहने के दिनों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि भारत में कितने दिन तक वो रहा और कितने दिन तक वो विदेश में रहा। निवास स्थिति से तात्पर्य नागरिकता बिल्कुल नहीं है, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अगर कुछ दिन 120 दिन या फिर 1 साल 1.5 साल अगर वो व्यक्ति रहता है कहीं पे काम करता है तो ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ का नागरिक हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एक स्टेट से लेके दूसरे स्टेट में काम के लिए प्लानिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, जैसे कि मान के चलिए आप झारखंड के निवासी है, तो झारखंड के निवासी बहुत सारे अपने स्टेट के पड़ोसी स्टेट में जाके काम कर रहे होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि एक देश भारत के लोग अमेरिका में जाके काम करते हैं, या फिर बहुत सारे अलग अलग स्टेट में जाके काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो अगर काम के लिए कुछ दिनों के लिए गए काम करने के लिए तो वो वहाँ के निवासी हो गए। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल भी डिपेंड करता है, उसके दिन पे डिपेंड करता है कि वो भारत में कितने दिन पर निर्भर रहता है, कितने दिन तक काम करता है। एक भारतीय अनिवासी हो सकता है, यानी कि एक जो इंडियन व्यक्ति होता है वो अनिवासी भी हो सकता है,
रेसिडेंस, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है तथा एक विदेशी निवासी भी हो सकता है। यानी कुछ ऐसे कंडीशन भी होते हैं जो कि भारत के लोग 2-3 साल से ऐसे होते हैं कि भारत से बाहर रहते हैं, तो उस तरह से वो भारतीय रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो अनिवासी भी हो सकता है। और अगर विदेशी यहाँ पे आके बहुत दिनों से रह रहा है, बहुत साल हो गया, तो उस तरह से वो यहाँ के निवासी भी हो सकता है। वो अपना यहाँ पे ज़मीन ले लिया, घर बना लिया, तो इस तरह से यहाँ पे भी निवासी हो जाएगा। भारत में भी किसी व्यक्ति की निवास स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है, परंतु नागरिकता प्रत्येक वर्ष नहीं बदल सकती है। किसी व्यक्ति की निवास स्थिति ज्ञात करने के कुछ प्रावधान दिए गए हैं। यानी कि फ्रेंड्स, जो व्यक्ति का निवास स्थिति है, निवास करता है, ऐसे होते हैं कंपनी में खास तौर से अगर काम कर रहे होते हैं कोई व्यक्ति, तो उनका प्लेसमेंट साल भर में या फिर 6-6 महीने में होते रहते हैं, तो उनका निवास स्थान बदलता रहता है, लेकिन वो नागरिकता नहीं बदल सकता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि निवासियों के प्रकार किस टाइप से होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ रेसिडेंस, किस प्रकार से वो निवासी कहलाएंगे और अनिवासी होंगे। यानी निवास स्थान के आधार पर करदाता निम्न श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। यानी कि जब वो यहाँ के निवासी होंगे भारत के, तभी तो वो टैक्स यहाँ पे करेगा। तो एक निवासी या निवासी का विवरण भी निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो किसी के साथ जबरन टैक्स आप नहीं ले सकते हैं। जैसे कि निवास स्थान के आधार पर करदाता निम्न श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जो होता है भारत में निवासी है, अर्थात साधारण निवासी है, यानी कि पर्सन हु आर रेसिडेंट इन इंडिया। सेकंड में आता है वे व्यक्ति जो भारत में असाधारण निवासी है, यानी कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, अर्थात साधारण निवासी नहीं है, यानी कि पर्सन हु आर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। थर्ड नंबर में आ जाता है वे व्यक्ति जो अनिवासी है, पर्सन हु आर नॉन रेसिडेंट। निवासियों के प्रकार निम्न चार्ट से भली प्रकार से दर्शाई जा सकती है। तो देखिए निवासियों के कितने प्रकार होते हैं। निवासियों के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए निवासियों के प्रकार, एक निवासी होता है, एक अनिवासी होता है। तो निवासी को भी 2 भागों में बांटा गया, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। भिन्न भिन्न प्रकार के करदाताओं के निवास स्थान का निर्णय करने के लिए भिन्न भिन्न प्रावधान भी हैं। ये करदाता व्यक्ति, संयुक्त हिंदू परिवार, फर्म तथा व्यक्तियों का कोई संघ, कंपनी, स्थानीय सत्ता तथा कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति भी हो सकता है। यानी कि कर पे करने के लिए, यानी टैक्स पे करने के लिए यहाँ पे एक व्यक्ति भी हो सकता है करदाता के रूप में, संयुक्त हिंदू परिवार भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकता है, या फिर कोई व्यक्तियों का कोई जो एक समूह होता है वो भी टैक्स पे करने के लिए जिम्मेवार होता है, कंपनी भी हो सकता है, या फिर स्थानीय सत्ता या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति भी हो सकता है। तो अब व्यक्ति यहाँ पे कौन होता है, इंडिविजुअल्स कि इंडिविजुअल यानी व्यक्ति, एक व्यक्ति के निवास स्थान का निर्णय निम्न नियमों के आधार पर होता है। यानी कि निवासी कौन होगा, निवासी एक व्यक्ति गत वर्ष की निवासी होता है, यानी कि गत वर्ष में वो कहाँ पे रहा है 2 वर्षों के, तो इसके कंडीशन कुछ दिए गए हैं। यदि वह अगर 2 आधार शर्तों में से कम एक शर्त को तथा 2 अतिरिक्त शर्तों को पूरा करता है, तो वो यहाँ का निवासी होगा। यानी कि जो साधारण निवासी होता है, तो देखिए आगे क्या कुछ कंडीशन दिए गए हैं, उस कंडीशन को अगर वो व्यक्ति फॉलो करता है तभी वो एक साधारण निवासी कहलाएगा, यानी कि व्यक्ति कहलाएगा। कि फ्रेंड्स कुछ यहाँ पे कंडीशन दिए गए हैं, बेसिक कंडीशन। व्यक्ति तभी एक निवासी हो सकता है, ए में दिया है, वो गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। यानी कि लगातार ना रहकर कुछ दिन छोड़ के भी अगर वो भारत में 182 दिन ठहरा हो, तो वो यहाँ का निवासी हो सकता है, साधारण निवासी। सेकंड में बताया गया है कि गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में, यानी कि पिछले साल से
उससे भी पहले 4 वर्षों में वह कुल मिलाकर कम से कम अगर 365 दिन भारत में रहा हो और गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो, यानी कि 60 दिन लगातार रहा हो, या फिर वो 4 साल पहले से वो 365 दिन अगर कम से कम रहा है कुछ दिन छोड़ छोड़ के, तो वो भारत का निवासी हो सकता है और वो कुछ भी चीज़ के लिए टैक्स पे करने के लिए योग्य होगा। अब चलिए जानते हैं कि असाधारण निवासी यानी कि नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कौन होता है। यदि कोई व्यक्ति निवासी के आधार पर आधार शर्त ए और बी में से कम एक भी शर्त को पूरा कर देता है परंतु दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं करता है, तो वो असाधारण निवासी यानी कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। यानी कि वो एक शर्त को भी अगर पूरा नहीं करता है तो वो यहाँ का निवासी नहीं कहलाएगा, असाधारण निवासी हो जाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि निवासी व्यक्ति के असाधारण निवासी बनने के लिए कर निर्धारण जो होगा, यानी कि जो टैक्स लगाया जाएगा अधिकारी को संतुष्ट करना होगा कि वह गत वर्ष से पूर्व से 10 गत वर्षों में 2 वर्ष से कम भारत के निवासी के रूप में रहा था तथा वह गत वर्ष से पूर्व के 7 गत वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन भारत में रहा था। अन्य शब्दों में से एक व्यक्ति भारत के असाधारण निवासी माना जाएगा, यानी कि जितने भी यहाँ पे कंडीशन दिए गए हैं उनमें से कम एक भी अगर कंडीशन को वो फॉलो करता है तो भारत का निवासी कहला सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है वह गत वर्ष से पूर्व 10 वर्षों में से कम 9 वर्ष में अनिवासी हो, और सेकंड में दिया हुआ है गत वर्ष से पूर्व 7 वर्षों में से कुल मिलाकर 729 दिन कम से कम भारत में रहा हो, तो वो एक साधारण निवासी हो सकता है। सेकंड यहाँ पे तीसरा पॉइंट आता है फ्रेंड्स अनिवासी, जो कि यहाँ का निवासी नहीं है, नॉन रेसिडेंट। कोई व्यक्ति निवासी के शीर्षक में दी गई आधार शर्तों में से ए और बी में से कोई एक भी शर्त को पूरा करता है तो वो अनिवासी कहलाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से समझे निवासी और अनिवासी के डिफिनेशंस को। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पे मैं इनकम टैक्स का पूरा थ्योरी कवर कर दूंगी जो कि आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।